नीट छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म को अब पूरे 1 महीने होने को आया है, लेकिन अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हत्या और दुष्कर्म की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर नीट छात्रा को इंसाफ कब मिलेगा? कब तक परिजन इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? बता दें, पूरा मामला हाईकोर्ट में जा चुका है। बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाने के कारण पिता ने पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। वहीं बीते दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया है। केस में सीबीआई की एंट्री होते ही बिहार का सियासत गर्मा गया है। बिहार के सत्ता में हलचल पैदा हो गया है। लोगों ने इसे सरकार की कूटनीति चाल कहना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी यहां सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस, एसआईटी और सीआईडी की टीम मिलकर अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है, या फिर राज्य सरकार इस केस से खुद का पल्ला झाड़ रही है? बता दें, कल से यानी कि 2 फरवरी से बिहार विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में विपक्षी दलों के सवालों से बचने के लिए सरकार ने विधानसभा सत्र से ठीक 3 दिन पहले पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है, क्योंकि विपक्षी दलों के नेता लगातार शासन प्रशासन का इस केस में मिल रहे नाकामयाबी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्य सरकार और पुलिस पर सवालों का बांध चलाने से नहीं चूक रहे हैं। दोस्तों, माना जाता है किसी भी संगीन अपराध में शुरुआत के 2-3 दिन ही निर्णायक होते हैं, लेकिन यहां घटना के 22 दिन बीत जाने के बाद भी एसआईटी और सीआईडी की टीम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। एसआईटी अब तक यह तय नहीं कर पा रही है कि अपराध कब, कहां और किसने किया है। केस थ्योरी को बार बार बदल दी जा रही है। जांच के शुरुआती दिनों में पुलिस पूरे घटना को सुसाइड बता रही थी। परिजनों के विरोध करने के बाद घटना को संदिग्ध मौत बताया, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो इसे रेप बताने लगी। इन सभी चीजों को देखकर साफ तौर पर पता चलता है कि शुरुआत के दिनों में ही जांच गलत दिशा से चल रही है। इतना ही नहीं, जब पीड़िता के अंडरगारमेंट्स पर मेल एस्पर्म मिला तो पुलिस को लगने लगा कि उन्होंने मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद करीब 18 लोगों का डीएनए टेस्ट करवाया गया, लेकिन फिर भी अपराधी का पता नहीं चल पाया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस को ऐसा क्यों लगने लगा कि अपराधी इन्हीं 18 लोगों में से कोई एक है। बता दें, एफएसएल रिपोर्ट के आने के बाद इनके जांच का दायरा सीमित हो गया था। पुलिस यह मान बैठी थी कि अपराधी इन्हीं में से कोई एक है और डीएनए टेस्ट से अपराधी पकड़ा जाएगा। इसके अलावा इस केस में एक और पहलू शामिल है जो शायद इस केस को और भी उलझा रहा है। जी हां, आपको बता दें, इस केस से संबंधित सारे मेडिकल जांच रिपोर्ट्स एम्स के हवाले किया गया था, लेकिन अभी तक एम्स ने एसआईटी को पूरी रिपोर्ट नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि एसआईटी भी एम्स की रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही केस सीआईडी को दे दिया गया। हालांकि एम्स की इसमें कोई गलती नहीं थी। एसआईटी ने ही अभी तक जरूरी दस्तावेज एम्स को उपलब्ध नहीं कराया था, और बिना विशेषज्ञ की राय के केस डायरी पूरी तरह अधूरी है। बिना रिपोर्ट्स के सीधा केस सीबीआई के हाथ में जाना इस बात का संकेत दे रहा है कि पीड़िता को इंसाफ मिलने में अभी और वक्त लग सकता है, क्योंकि सीबीआई एक बार फिर से केस को रीस्टार्ट करेगी। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्लू को बारीकी से जांच करेगी, जिसमें काफी समय लग सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि राज्य की पुलिस इतने दिनों से क्या कर रही थी? आखिर क्यों घटना के शुरुआती दिनों में पुलिस इस केस को दूसरी दिशा में ले जा रही थी? आखिर क्यों पुलिस शुरुआती दिनों तक सबूत को नजरअंदाज कर रही थी? अब पूरा मामला हाईकोर्ट में चला गया है। पीड़िता के पिता ने 15 लोगों पर शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना यह है कि कोर्ट पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाती है। लोगों का कहना है कि संदिग्धों का लाइव डिटेक्टिव टेस्ट करवाया जाए ताकि केस में क्लैरिटी आए। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।